प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 2, जिसे हम लोग प्रथम मगध साम्राज्य काल भी कहते हैं, कौटिल्य का युद्ध दर्शन भी कह सकते हैं और मौर्यकालीन सैन्य पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, जो हम लोगों के सिलेबस में है, वो है कौटिल्य का युद्ध दर्शन। ठीक, कौटिल्य का युद्ध दर्शन। तब समझ सकते हैं कि मौर्य काल में भी जो भी राज्य की सारी व्यवस्था थी, सेनाओं की व्यवस्था थी, वो कौटिल्य से ही लिया गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, उसी से सारी चीज़ें जो है ली गई है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले कौटिल्य के बारे में हम परिचय जान लेते हैं। सामान्य सा एक छोटा सा परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। कौटिल्य कौन थे, देख सकते हैं। कौटिल्य महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, विद्वान एवं सैन्य मामलों के विशेषज्ञ। ठीक, चंद्रगुप्त के गुरु एवं चंद्रगुप्त के निर्माता, अर्थात चंद्रगुप्त जो कि बताइए एक साधारण से जो है जानवर चराने वाले को इन्होंने सम्राट बना दिया, केवल अपने जो है योग्यता के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने द्वारा दी गई शिक्षाओं के बल पर। ठीक है, आप देख सकते हैं उस समय जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, सब प्रकार का जो महाविद्यालय, जैसे महाविद्यालय का विश्वविद्यालय कह सकते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहीं पर आचार्य जो कौटिल्य थे वे राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। राजनीति विज्ञान के आज के समय में हम प्रोफेसर कह सकते हैं। ठीक है, प्रमुख नाम इनके, कई नाम इनके हैं, आचार्य कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, इन्हें इन प्रमुख नामों से जाना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने सेना के अंगों के बारे में, सेनाओं के संगठन के बारे में, अस्त्र शस्त्र या हथियारों के बारे में, युद्ध विभाग, शिविर एवं दुर्गों के बारे में, युद्ध के प्रकारों के बारे में, युद्ध के नियम, दूतों के बारे में, गुप्तचरों के बारे में, युद्ध नीति, राजनीति, विदेश नीति, युद्ध कला, मंडल सिद्धांत आदि का इन्होंने वर्णन किया है। कहने का मतलब, जैसे इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का नाम है, तो देखने में जैसा इनकी पुस्तक का नाम है कि अर्थशास्त्र, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जैसे आजकल बीए के बच्चे, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ भी है राज्य की संपूर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है कि एक राज्य को चलाने के लिए राजा को किस प्रकार जो है व्यवहार करना चाहिए, हर प्रकार से, यानी राज्य के प्रमुख अंगों के बारे में, राज्य को चलाने के नियमों के बारे में, विदेश नीतियों के बारे में, या पड़ोसी राज्यों से संबंधों जिसे हम लोग कह सकते हैं, हर चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया है। आगे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं चंद्रगुप्त के पराक्रम से नंद वंश के धनानंद, जो महापद्मनंद के 8 पुत्रों में से अंतिम पुत्र था, को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में सैन्य विज्ञान अर्थात जो युद्ध कला सिखाते थे, उनका नाम था आचार्य सुखदेव, जबकि आचार्य चाणक्य या आचार्य कौटिल्य जो थे ये राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। ठीक, यह काल अन्य काल के मुकाबले में उन्नतशील रहा है। ठीक, चलिए, ये हो गया चाणक्य के बारे में सामान्य और छोटी सी जानकारी। बहुत विस्तार में हम इनको नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए उस समय देखते हैं सेनांग एवं सैन्य संगठन। सेना के जो प्रमुख लड़ाकू अंग थे वो चतुरंग बल विद्यमान था। चतुरंग बल का मतलब चारों प्रकार के बल, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। ठीक, और चतुरंग बल के अतिरिक्त जो अन्य बल थे, जैसे नौसेना, नौबल, चर बल जिसे हम लोग कहते हैं गुप्तचर, चर का मतलब होता है या गुप्तचर, जासूस जिसे हम लोग कहते हैं, चिकित्सा बल, डॉक्टरों की व्यवस्था जो घायल सैनिकों, बीमारों का इलाज करते थे, यातायात की व्यवस्था करने वाला दल, आने जाने के लिए साधन वही जो एकत्रित करने वाला, युद्ध के मैदान में पहुंचाने वाला दल। ठीक है, चलिए, मौर्य काल में रथों की तुलना में घुड़सवार एवं गज सेना का महत्व अधिक था। आप देख सकते हैं, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पोरस के संग्राम में, झेलम के संग्राम में रथ जो है बिल्कुल बेकार हो गए थे और विदेशी आक्रमणों के कारण युद्ध कभी भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, किसी रूप में हो सकता था। इसलिए रथों का महत्व जो है धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो गया और झेलम के संग्राम में तो रथ बिल्कुल बेकार हो गए, वो किसी काम के नहीं रहे। यहाँ तक कि रथों के प्रयोग द्वारा
किसी युद्ध को जीतने का आफाफ भी लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि पौरव की सेना में लगभग 200 रथ थे, लगभग 200 रथ थे या ज़्यादा ही रहे होंगे। लेकिन उस युद्ध में पानी बरसने के कारण रथों का कोई मतलब नहीं रह गया, रथ अपनी कोई भूमिका अदा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मौर्य काल में रथों का जो है प्रयोग होता था, लेकिन उनका कार्य प्रमुख कार्यों के लिए होता था, ठीक है। क्योंकि विदेशी जब से आक्रांता आए तब से युद्धों का संपूर्ण नियम बदल गया। उनका उद्देश्य होता था केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना, और छल बल कपट सबका प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। और रथों की कुछ कमियां भी थी जो कि आपको हम फिलहाल इसमें तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हम कभी किसी वीडियो में आपको बता देंगे कि रथ सेना की क्या कमियां थी और रथों का महत्व किस लिए घुड़सवारों से कम हो गया, ठीक। बाकी ये तो आप देख सकते हैं कि झेलम का संग्राम ऐसा था जिसमें रथों सेना पर पूरा भरोसा किया गया, लेकिन रथ सेना पानी बरसने के कारण अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाई, ठीक। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक सेना के अलग अलग कार्य। जैसे जो है रथ सेना जो थी, रथ सेना के जो प्रमुख कार्य थे, अपनी सेना की रक्षा करना, शत्रु की चतुरंगिणी सेना के मार्ग में रुकावट डालना, अर्थात आगे रथों को खड़ा कर दिया जाए तो शत्रु की सेना रथों को पार नहीं कर सकती। युद्ध भूमि में शत्रु सैनिकों को पकड़ना, अपने गिरफ्तार योद्धाओं को छुड़ाना, अपनी बिखरी सेना को एकत्रित करना, ठीक है। अगला है शत्रु को छिन्न भिन्न करके बिखेर देना, अपने भयंकर आवाज के द्वारा शत्रु को भयभीत करना एवं शत्रु का मनोबल गिराना। ये रथ सेना के प्रमुख कार्य हुआ करते थे। अगला हम पढ़ेंगे पैदल सेना के कार्य। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित करना, अर्थात जिन क्षेत्रों को जीता जा चुका हो वहां पैदल सेना को रखकर वहां अपने आधिपत्य को अस्थायित्व प्रदान किया जाता था। अर्थात जब तक हम कब्जा नहीं करके रखेंगे तब तक दूसरा कोई उस पर अधिकार कर सकता है, तो पैदल सेना जो होती थी उस पर अपना अधिकार बना के वहीं पर जम जाती थी। अगला है विजय को सुदृढ़ बनाना, और जमीनी विजय चाहिए तो पैदल सेना की जरूरत पड़ती है। राजा के प्रभाव एवं दृढ़ता को बनाए रखना, सभी प्रकार की भूमि एवं मौसम में पैदल सेना का प्रयोग किया जा सकता था। कहने का मतलब पैदल सेना का प्रयोग हर प्रकार के मौसम में विशेष प्रकार के वस्त्रों के साथ, भाई ठंडी के मौसम में विशेष प्रकार के कपड़ों, विशेष प्रकार के वस्त्रों के साथ, और हर प्रकार के मौसम में और हर प्रकार की भूमि में पैदल सेना ही एक ऐसी सेना होती थी जिनका प्रयोग हम कर सकते थे। अगला है घुड़सवार सेना के कार्य। आप इसमें देख सकते हैं घुड़सवार सेना की चूंकि गति ज़्यादा होती है और किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती, ठीक। शिविर के लिए उचित भूमि ढूंढना, भाई आगे इनको दे दिया जाए कि कौन सा मार्ग उचित है, कहाँ रुकने की व्यवस्था की जाए, तो घुड़सवारों को दौड़ा दिया जाए, वो ढूंढ के बता देते हैं। अगला है विषम स्थानों को पार करना। भाई अगर नदियों को भी पार करना है तो नदी में आप घोड़े को दौड़ा कर घुड़सवार सैनिक आराम से घोड़े के द्वारा नदी भी पार कर सकता है। युद्ध सामग्री तो शीघ्रता से ले जाना, गति ज़्यादा होती है। अपनी सेना की रक्षा करना, शत्रु की भागती सेना का पीछा करना, शत्रु के कोष को छीनना, प्रत्येक प्रकार की भूमि में युद्ध लड़ने की क्षमता, गतिशील आक्रमण करना, ये भी सत्य है। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि साम्राज्य में कहीं भी अगर कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, विद्रोह होते हैं, तो वहां पर भी घुड़सवार सेना को तेजी से दौड़ाकर उनके द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा सकती थी, ठीक है। और ये इसमें हमने एक पॉइंट ये भी दे दिया है कि प्रत्येक प्रकार के भूमि में लड़ने की क्षमता। भाई रथों के लिए मार्ग चाहिए था। अब घुड़सवार एक ऐसी सेना थी जो कि पहाड़ों पर भी चढ़ जाती थी, पगडंडियों पर भी चल सकती थी, खेतों में हिल घुस कर जो है खेतों को भी पार कर सकती थी, यहाँ तक कि पानी में नदियों पे भी आप नदियों को भी पार कर सकते थे घुड़सवार सेना के द्वारा, ठीक है। यानी ऊंचे नीचे पर्वत दलदले हर प्रकार की भूमि पर कार्य करने की जो क्षमता होती थी वो घुड़सवारों में होती थी। चाहे गीली भूमि हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे पानी बरस गया हो, चाहे जो भी हो, चाहे ककरीली पथरीली हो, चाहे पहाड़ियों पर भी जाना हो, उस समय हम घुड़सवार सेना के द्वारा हर स्थानों पर आ जा सकते हैं, ठीक। अगला है गज सेना के कार्य। जैसे कि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि युद्ध में हाथियों की भूमिका ज़्यादातर युद्धों में, प्रमुख युद्धों में नकारात्मक ही रही है।
हाथियों के जो ये सूंड और ये नेत्र ऐसे कोमल अंग होते हैं, हालांकि ये तो सबके कोमल अंग हैं, इनमें जब बाण लगते हैं तो हाथी वापस लौटकर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर देती है। और ऐसा कई युद्धों में हुआ भी है। तो उस काल में भी गजों का प्रयोग तो होता था, लेकिन उनके कार्यों को थोड़ा से अलग कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं अपनी सेना के आगे चलना, गज सेना के कार्य में नए मार्ग, जल मार्ग एवं निवास स्थान को बनाना, शत्रु को पीछे हटाना, नदियों को पार कराना, शत्रु सेना के आक्रमण के समय पंक्ति बांधकर खड़े हो जाना, घने जंगल में घुसकर मार्ग बनाना, आग बुझाना, शत्रु सेना को तितर बितर करना एवं कुचलना, शत्रु के ऊंचे द्वारों एवं अटारियों को तोड़ना, शत्रु के कोफ को लाद कर ले जाना, अर्थात खजाने को भी हाथियों पर लाद कर ले जाया जाता था। तो कहने का मतलब इनका कार्य उन स्थानों पर किया जाता था जहां पर इनका जो है इनकी जरूरत होती थी। युद्ध के मैदान में शत्रुओं को डराने के लिए, शत्रु का मनोबल गिराने के लिए, शत्रु को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऐसे कार्यों में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, न कि युद्ध के मैदान में ऐसे कोमल स्थानों पर किया जाता था जहां पर तीरों की बरसात हो रही हो, जहां पर हाथियों के पीछे लौटने की संभावना हो। उन स्थानों पर हाथियों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक, तो आगे हम लोग अब देख सकते हैं सेना के प्रकार, या इसे हम कहते हैं बलों के प्रकार। कौटिल्य ने निम्न प्रकार के बलों का वर्णन किया है, या यूं कह सकते हैं, चाहे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे मौर्य काल के रूप में पूछा जाए, चाहे कौटिल्य के द्वारा वर्णित युद्ध पूछा जाए, आपका उत्तर स्वयं वही होना चाहिए। या पूछ लिया जाए जैसे कौटिल्य ने कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है, या कितने प्रकार के बलों का वर्णन किया है, या मौर्य काल में कितने प्रकार के बल होते थे, तो आपका उत्तर सेम होगा। मौर्य काल के नाम पर, या कौटिल्य द्वारा वर्णित के नाम पर, या अर्थशास्त्र में वर्णन के नाम पर अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर एक ही होगा। ठीक, चलिए, सेना में जो प्रमुख प्रकार के उस समय बल होते थे, जिसे या सेनाओं के प्रकार कह सकते हैं या बलों के प्रकार, वो 6 प्रकार के बल होते थे। पहला नंबर है मौल बल, जिसे हम लोग कहते हैं, मौल का मतलब होता है मूल सेना, प्रमुख सेना। ठीक है, ये सेना जो है राजधानी की रक्षा करने वाली मूल सेना होती थी, जिसमें नियमित एवं क्षत्रियों के द्वारा जो है निर्मित सेना होती थी। इसमें नियमित रूप से क्षत्रियों की ही भर्ती की जाती थी। एक प्रकार से वंशावली के अनुरूप जो है ये सेना होती थी, यानी एक क्षत्रिय का पुत्र फिर उसी सेना में रहेगा, यानी एक प्रकार से इसमें क्षत्रियों के द्वारा निर्मित, क्योंकि क्षत्रिय लड़ाकू प्रजाति के होते थे। ठीक, इसीलिए इसको जो है शुद्ध रूप से इसमें क्षत्रियों की भर्ती की जाती थी, क्योंकि ये सर्वाधिक विश्वसनीय होती थी और अस्थायी सेना होती थी। इनमें कभी जो है बदलाव नहीं किया जाता था, क्योंकि राजधानी प्रमुख होती है, क्योंकि राजधानी पर अधिकार हुआ तो संपूर्ण राज्य पर दूसरे का अधिकार हो गया। इसलिए राजधानी की जो सुरक्षा का दायित्व होता था वो मौल बल पर होता था, जिसमें प्रमुख रूप से क्षत्रियों की सेना होती थी। इन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता था राज्य की ओर से। ठीक है, दूसरा जो है वो है भृतक बल, जिसे हम लोग कहते हैं अस्थायी बल। अस्थायी बल कब जरूरत पड़ती थी? जरूरत पड़ने पर जो भर्ती की जाती थी, या युद्ध के समय भर्ती की गई, ये अस्थायी सेना होती थी। युद्ध के समय जरूरत पड़ी तो भर्ती कर ली गई, युद्ध समाप्त हो गया तो इन सबको जो है हटा दिया गया। इसे वेतन भोगी सेना कहते हैं। ये भत्ते की शर्त पर कार्य करने वाली सेना होती थी। युद्ध के बाद इस सेना को समाप्त कर दिया जाता था, अर्थात नियमित वेतन दिया जाता था। जब तक इन्होंने कार्य किया तब तक नियमित वेतन दिया जाता था, या बिल्कुल जो है भत्ते की शर्त पर, या किसी शर्त पर कि हम आपको युद्ध जिता देंगे तो आप ये करेंगे, हमारे लिए वो करेंगे, बाकी यही होता था। ठीक है, तो ये होती थी भृतक बल, अस्थायी सेना, जरूरत के समय भर्ती की गई सेना, जरूरत समाप्त होने पर इनको तुरंत हटा दिया जाता था। ठीक, तीसरा जो बल होता था वो होता था श्रेणी बल। श्रेणी बल का मतलब होता है ये व्यापारियों की सेना होती थी, किराए की सेना जिसे हम लोग कह सकते हैं। कुछ व्यापारी वर्ग अपने पास सैनिक रखते थे, युद्ध में राजा को जरूरत पड़ती थी वो किराए के सैनिक ले लेते थे। जैसे हम लोग किराए के आजकल शादी विवाह में किराए के सामानों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह उस समय जो है किराए की सेना होती थी। सेना चूंकि भर्ती करने में समय लगता था, अचानक जरूरत पड़ी, अचानक जो है किराए की सेना को मंगा लिया गया। ठीक है, ये व्यवसाय के रूप में व्यापारियों की सेना होती थी। व्यापारियों की सेना, व्यापारिक सेना या किराए की सेना इसे कहा जाता था। आवश्यकता के समय राजा को सहायता प्रदान करते थे, और इस सहायता के बदले में व्यापारी वर्ग जो है राजा से पैसा लेते थे या धन प्राप्त करते थे। चौथा नंबर है मित्र बल। ये इसमें जो है मित्र राजाओं की सेना होती थी या सामंतों की सेना होती थी।
थी। फामंत वो राजा होते थे जो सम्राट के अधीन छोटे छोटे राज्य होते थे, उन्हें फामंती राजा कहा जाता था, या उन्हें सम्राट के अधीन फामंत कहा जाता था, या साम्राज्य के अधीन जो छोटा सा राज्य होता था उसे फामंती राजा कहा जाता था। ठीक, और यही राजा मित्र के रूप में भी होते थे। तो इन्हीं राजाओं से जो मदद ली जाती थी तो वो होता है मित्र बल। अगला है अमित्र बल। अमित्र बल में क्या होता है? शत्रु राज्यों की जीती गई सेना। भाई जिस राज्य पर अधिकार कर लिया गया, उन राज्य को पूर्ण अपने वश में कर लिया गया, वहां की सेना पर अधिकार कर लिया गया, वहां के सैनिकों को अपने वश में कर लिया गया, या कह सकते हैं पराजित शत्रुओं की सेना होती थी, तो उस पर भी जब अधिकार करके अपने युद्ध में प्रयोग किया जाता था तो उनको हम कहते हैं अमित्र बल। ठीक, लेकिन इसको जब हम पूर्णतया अपने बस में कर लेते हैं तभी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, अर्थात बगैर विश्वसनीयता के इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि युद्ध के मैदान में हम इन पर भरोसा करें और युद्ध के मैदान में ये शत्रु हमारे बन जाएं। ठीक, अर्थात पूर्णतया जब अपने बस में हो जाए, विश्वसनीय हो जाए, तब इनका प्रयोग किया जाता था। नहीं तो युद्ध के समय में अगर ये हमारे शत्रु बन गए तो हमारे लिए भारी पड़ेंगे। इससे और उस स्थिति में इनके प्रयोग करने से इनका ना प्रयोग करना ही अच्छा होता। युद्ध के समय आवश्यकता पड़ने पर इनका भी प्रयोग किया जाता था। ये सेना अधिक विश्वसनीय नहीं होती थी क्योंकि शत्रु की सेना है, शत्रु द्वारा अपने द्वारा शत्रु की जीती गई सेना है, इसलिए बहुत भरोसेमंद नहीं होती थी। अंतिम बल जो होता है वो है अटवी बल। अटवी ये जंगली एवं असभ्य जातियों की सेना होती थी। इसमें जो है मार्गदर्शक होते थे जो कि राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। युद्ध के बाद लूटपाट करना इनका मुख्य कार्य होता था और विजय के बाद लूटपाट करने से जो धन प्राप्त होता था वही इनका जो है पारितोषिक इनाम या यही इनका मूल्य होता था। कहने का मतलब युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त हो जाता था तो इनको आगे लूट लीजिए सबको, तो लूटने के बाद जो भी धन किसी से लूट पाते थे वही धन समझ लीजिए इनकी पेमेंट होती थी। तो ये होता है अंतिम आठवीं बल जो जंगली असभ्य जातियों की सेना होती थी। ठीक है मित्रों, इसमें संगठन या पदाधिकारी वर्ग इस प्रकार होते थे। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही इसमें हम पढ़ाएंगे। संगठन और पदाधिकारी वर्ग। पदाधिकारी वर्ग में क्या होते थे? छोटा जो अधिकारी होता था वो पदिक कहलाता था सेनाओं का। सेनाओं में पदिक के अधीन 10 रथ, 10 हाथी, 100 घोड़े, 300 पैदल और कुल मिलाकर संख्या 420 होती थी। ठीक, पदिक से जो ऊंचा पद होता था वो सेनापति का होता था। सेनापति के अधीन जो है 100 रथ, 100 हाथी, 1000 घोड़े, 3000 पैदल सैनिक, कुल मिलाकर 4200 संख्या होती थी सैनिकों की। अर्थात 1:10 के अनुपात में पदिक से 10 गुना सेनापति, सेनापति से 10 गुना नायक। अब जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था सेना का उसे नायक कहा जाता था। तो नायक के पास जो है 1000 रथ, 1000 हाथी, 10,000 घोड़े एवं 30,000 पैदल, कुल मिलाकर संख्या होती थी 42,000। अर्थात सेनाओं में जो बड़ा पद होता था वो होता था नायक का और सबसे छोटा पद जो होता था सेनाध्यक्षों का वो होता था पदिक, जो कि खास करके पदिक से 10 गुना सेनापति, सेनापति का 10 गुना नायक। ठीक है, ये इस प्रकार इसका उस समय संगठन और पदाधिकारी सेना के अधिकारी वर्ग हुआ करते थे। ठीक, आगे अब अगले में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है मित्रों और बहुत लंबा वीडियो आप लोग सुनते सुनते उबने लगते हैं, इसलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।